सुप्रभात दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बात करके अबाउट द एशियन स्टॉक्स। तो एशियन मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो कल एशियन स्टॉक्स डिप होते हुए नजर आए। एंड रीजन वही है जो पिछले कुछ महीनों से नजर आ रहा है। चाइना का जो मार्केट है उसकी वीकनेस की वजह से ओवरऑल एशियन मार्केट्स काफी सबड्यूड रहे। मोस्ट ऑफ द एशियन स्टॉक्स जो है वो कल गिरे हैं एंड उसका रीजन यही है कि बहुत सारा प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है टेक्नोलॉजिकल सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनमें। एंड चाइना का जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो अभी भी काफी डल नजर आ रहा है। जो सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक उनसे यही नजर आ रहा है कि ग्रोथ जो है वो अभी भी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। चाइना का जो मेन इंडेक्स है चाइना कंपोजिट वो कल फ्लैट टू लो रेंज में एंड हुआ, लेकिन जो हैंगसेंग है यानी हांगकांग का जो इंडेक्स है जिसमें चाइनीज स्टॉक्स ट्रेड होते हैं तो वो इंडेक्स वाज डाउन बाय 2.5% यस्टरडे। तो काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली उनके हैंगसेंग इंडेक्स में। तो सेंटिमेंट जो है वो अभी थोड़ी सी और खराब होती हुई नजर आ रही है। जो बीजिंग है यानी जो मेन उनका सेंट्रल बैंक है उन्होंने जो टारगेट्स बताए हैं जो 2024 यानी 2024 के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के टारगेट है वो 5% ही रहेंगे विच इज सेम एज 2023। तो एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं रिकवरी शायद आएगी। तो अभी भी जो उनकी सेंट्रल बैंक है खुद वो ही कह रहे हैं कि 2024 में जो भी जो ग्रोथ रहेगी वो भी सेम एज 2023 ही रहेगी। तो इसके चलते ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो और थोड़ा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो प्राइवेट पीएमआई डेटा आया है उसमें भी यही दिखा है कि जो ग्रोथ है चाइना की वो स्लो होती हुई नजर आ रही है एंड जो की सर्विसेज के सेक्टर्स है वहां पर अभी भी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की जहां पर न्यूज है अबाउट जीसीसी। तो जीसीसी का मतलब है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो इनकी वजह से डिमांड जो है डेटा सेंटर्स के लिए वो काफी तेजी से बढ़ रही है स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया। तो कुछ टॉप सेक्टर्स में इसकी एंट्री हो चुकी है। तो एक रैपिड एक्सपांशन हो रहा है यहाँ पर जीसीसी का जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। अगर आंकड़ों में बताया जाए तो 14 to 16% की ग्रोथ यहाँ पर डेटा सेंटर्स के लिए जो है वो अंदाजा लगाया जा रहा है कि उतनी ग्रोथ आएगी, जिसका शेयर ऑलमोस्ट जीरो था जस्ट 3 इयर्स अगो। तो डेटा सेंटर्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। एंड जीसीसी जो है वो ऑपरेट करते हैं टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम वर्टिकल जो कंस्टिट्यूट करते हैं 27% ऑफ द टोटल। एंड उसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर है दैट इज एट 20%। तो जीसीसी जो है वो एक डेडिकेटेड ऑफशोर सेंटर होता है जहां पर जो कंपनीज जो है वो आईटी एंड रिलेटेड फंक्शंस के लिए जो है वो इनसोर्स करती है अपनी मैन पावर। एंड अभी रिसेंटली ही ये जो सेक्टर है वो ज्यादा डिमांड में दिखा है एंड इसमें जो हायरिंग जो देखी जा रही है वो भी काफी तेजी से बढ़ रही है। इट हैज ऑलरेडी आउटपेस्ड द इंडियन सर्विस कंपनीज। आईटी की जो सर्विस कंपनीज है उनसे ज्यादा हायरिंग अभी इस सेक्टर में होने लगी। तो जब डेटा सेंटर्स की बात आती है तो इंडिया यहाँ पर हमेशा से एक लैगार्ड रहा है यानी हमेशा पीछे रहा है इस सेक्टर में। लेकिन because of some of the aggressive adoption of technologies like artificial intelligence, machine learning, data analytics, ये सब चीजों की वजह से अब डेटा सेंटर्स की जो डिमांड है वो काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन जस्ट द लास्ट 4 इयर्स इंडिया ने एक थ्री फोल्ड यानी 3 टाइम्स इंक्रीज देखा है इन द डेटा सेंटर कैपेसिटी एज पर अ डेटा बाय टीम लीज। तो करंटली जो ऑपरेशनल डेटा सेंटर की कैपेसिटी है दैट स्टैंड्स इन इंडिया एट 1.1 गीगावाट्स एंड और इंक्रीमेंटल 1.7 गीगावाट्स आइदर इन कंस्ट्रक्शन है या फिर प्लान्ड है इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो इस वजह से डेटा सेंटर का जो सेक्टर है यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रोथ देखी जा सकती है। अगली न्यूज है अबाउट द थर्मल पावर प्लांट्स। तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी ब्लेंडिंग जो है वो एक्सटेंड कर दिया है फॉर थर्मल पावर प्लांट्स टिल जून 2024। तो कोल के प्राइसेस जब बढ़ गए थे, अगर हम 2021 2022 की बात करें तो कोल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से इंडिया के बहुत सारे जो थर्मल प्लांट्स है जो इंपोर्टेड कोल पर डिपेंड करते थे उन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया था क्योंकि इंपोर्टेड कोल ऑप्टेन करना उसको प्रोसेस करना उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना एंड जो इलेक्ट्रिसिटी ये थर्मल पावर प्लांट्स बेच बेच रहे थे उसके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो उसमें जस्ट बिकॉज कोल अब महंगा हो गया है तो वो उतना इंक्रीज मिलना बहुत इजी नहीं है थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। इसलिए बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स ने प्रोडक्शन ही बंद कर दिया था बिकॉज लॉस पर इलेक्ट्रिसिटी बेचने से अच्छा उन्हें यही लगा था कि हम कोल का जो प्रोडक्शन है फॉर इलेक्ट्रिसिटी वो बंद ही कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि पावर डिमांड अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले साल भी बढ़ी थी काफी। इस साल जो पीक डिमांड है दैट इज एक्सपेक्टेड कि ये सबसे ज्यादा होगी इन एनी समर दैट इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड सो फार।
तो ऐसे में अगर कोल प्लांट्स बंद होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, एंड बहुत बहुत जगहों पर ये जो डिमांड है वो मीट करने के लिए एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। तो पिछले 1-2 साल से आपने शायद ये पढ़ा होगा, इसके बारे में हमने न्यूज में भी कई बार इस चीज को कवर किया है कि थर्मल पावर प्लांट्स जो है उस पर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी ब्लेंडिंग जो है इम्पोर्टेड कोल का वो कंपलसरी कर दिया है। तो इनको जो प्लांट्स है वो रन करने ही होंगे। इसके लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनसेट भी कर रहा है इन कंपनीज को बाय गिविंग देम अ बेटर रेट। तो उसी को कंटिन्यू करने की बात गवर्नमेंट ने की है टिल जून 2024। जो पावर डिमांड है, जो क्रूशियल समर मंथ्स है वहां पर पावर डिमांड हमेशा ज्यादा होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारे महीनों में पावर की डिमांड बहुत ज्यादा हमेशा रहती है। एंड इस बार ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो पीक डिमांड है इंडिया में वो 250 गीगावाट्स तक जा सकती है फ्रॉम अप्रैल टू जून 2024। तो इतनी ज्यादा डिमांड मीट करने के लिए प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का भी उतना अच्छा होना चाहिए। हालांकि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उनका ये कहना है कि शायद 260 गीगावाट्स का मार्क भी जो है डिमांड का जो नंबर है वो 260 गीगावाट्स का मार्क भी क्रॉस कर सकता है। एंड इसी वजह से बहुत कंसर्न्स है करंटली कि ये मीट करने के लिए गवर्नमेंट को सारी चीजें इन लाइन ऑलरेडी रखनी होगी। जो लेटेस्ट रूल है उस हिसाब से सारे डोमेस्टिक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट जनरेशन कंपनीज एंड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स सबको कंपलसरी ब्लेंडिंग जो है इंपोर्टेड कोल का वो मैंडेटरी है। अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की और द फर्स्ट अपडेट हियर इज अबाउट आरबीआई हु हैज गिवन अ सर्कुलर अगेंस्ट जेएम फाइनेंशियल्स। तो पहले पेटीएम की बारी आई थी, फिर आईएफएल फाइनेंस की आई, एंड नाउ जेएम फाइनेंशियल भी आ चुका है आरबीआई के रडार पर। तो आरबीआई पिछले कुछ हफ्तों से काफी स्ट्रिक्ट हो गया है इन टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट कंपनीज एंड अगेंस्ट बैंक्स एंड एनबीएफसीज जो कंप्लायंस में बहुत ज्यादा पीछे पड़ रहे हैं। तो इंस्पाइट ऑफ वार्निंग्स, जहां पर भी आरबीआई को लग रहा है कि बहुत बार वार्न करने के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, तो वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिव्स लिए जा रहे हैं। तो वैसा ही डायरेक्टिव कल जेएम फाइनेंशियल के अगेंस्ट लिया गया, जहां पर उनका फाइनेंसिंग अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो है उस पर रोक लगाई गई है। तो मेजर डेफिशिएंसीज आरबीआई को मिली है इन जेएम फाइनेंशियल्स लेंडिंग प्रैक्टिसेस। तो उसी के चलते ये डिसीजन आरबीआई को लेना पड़ा है। मोर इम्पोर्टेंटली सेंट्रल बैंक ने कुछ सीरियस कंसर्न्स हाईलाइट किए थे इन द गवर्नेंस इश्यूज ऑफ द कंपनी। ये सेम पैटर्न हमने देखा था जब पेटीएम पेमेंट बैंक्स का भी इशू हुआ था तभी भी। एंड अगेन परसों जब हम आईएफएल फाइनेंस के बारे में भी देख रहे थे तो आरबीआई ने ये काफी क्लियर किया है कि उन्होंने जो भी रेगुलेटरी कंसर्न्स थे उसके बारे में उन्होंने मैनेजमेंट को बताया था, बट बिकॉज ऑफ रिपीटेड नॉन कंप्लायंस उनको ये एक्शंस लेने पड़े हैं। तो सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई, उन्होंने कुछ लिमिटेड रिव्यू कैरी किया ऑफ द बुक्स ऑफ द कंपनी, एंड उस बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन आई वो उन्होंने शेयर की, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उनको सेबी ने शेयर की उसकी वजह से ये एक्शन उन्हें फाइनली इनिशिएट करना पड़ा। तो रिव्यू में ये पता चला है कि कंपनी रिपीटेडली ग्रुप ऑफ कस्टमर्स से हेल्प किया जा रहा था टू ऑफर बिड्स फॉर आईपीओज एंड एनसीडीज बाय यूजिंग लोन्ड फंड्स। सो बोरोड मनी पर आईपीओ से अप्लाई किया जा रहा था यहाँ पर। एंड जो क्रेडिट अंडर राइटिंग था वो काफी प्रॉब्लमेटिक पाया गया है यहाँ पर, एंड फाइनेंसिंग भी बहुत कम मार्जिन पर हुआ है। तो बैंक के पास सिक्योरिटी अगेंस्ट दीज फाइनेंसिंग काफी कम रखी गई थी एंड बहुत हेवी लोन्स यहाँ पर दिए गए। फर्दर एक्सप्लेन करते हुए आरबीआई ने ये बताया कि जो एप्लीकेशंस आए थे फॉर सब्सक्रिप्शन उसमें डीमैट अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट्स जो थे सारे, दे वर ऑल ऑपरेटेड बाय द कंपनी यूजिंग पावर ऑफ अटर्नी एंड मास्टर एग्रीमेंट, जो विदाउट द कस्टमर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल्स ने उनमें ऑपरेट किया था। सो दैट्स अ सीरियस डेफिशिएंसी इन द कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी, जिसके चलते यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल को शेयर्स एंड डिबेंचर्स के अगेंस्ट फाइनेंसिंग करने पर मनाही लगाई है आरबीआई। अगली न्यूज है रिगार्डिंग दी एंड ग्रुप। तो एंड ग्रुप जो आम है जिनका जोमेटो में स्टेक है, दे आर लाइकली टू सेल अप टू 2% स्टेक इन जोमेटो फॉर रुपीज 2,800 करोड़ वाया अ ब्लॉक डील। तो पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स जो है इन कंपनीज लाइक जोमेटो वो अपने शेयर्स जो है वो बेच रहे हैं। ऑब्वियसली वैल्यूएशंस भी करंटली उनको काफी अच्छे मिल रहे हैं। जो फ्लोर प्राइस है फॉर दिस ब्लॉक डील वो फिक्स कर दी गई है एट रुपीज 159.4 पर शेयर, जो करंट मार्केट प्राइस के मुकाबले 4% डिस्काउंट पर रहेगी। तो अगर हम बात करें जोमेटो के शेयर्स की तो रिसेंटली उनका रन काफी अच्छा रहा है। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के और ज्यादा ध्यान देने लगा है, जिसके बाद स्टॉक मार्केट्स ने भी उनको वैल्यूएशन में बेटर मल्टीपल्स देके रिवॉर्ड किया है। जो शेयर्स है दे हैव ऑलरेडी हिट अ रिकॉर्ड हाई ऑन मंडे
तो इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी पाथ की वजह से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट कंपनी के शेयर प्राइस में भी देखा गया है। तो ब्लिंकिट जो जोमेटो का क्विक कॉमर्स का बिजनेस है विच वाज अक्वायर्ड बाय देम इन 2022, वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो भी EBITDA पॉजिटिव हो जाएगा बाय द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। एंड इस वजह से इसको एक नया ग्रोथ लीवर फर्म का देखा जा रहा है। तो वैल्यूएशंस बेटर मिलने के चलते ऑब्वियसली यहाँ पर जो कंपनी है एंड ग्रुप, दे आर लुकिंग टू सेल देयर शेयर्स। राजीव बजाज जी ने ये कहा है कि ₹12,000 पर शेयर साउंड्स लाइक अ फेयर वैल्यू फॉर बजाज ऑटो स्टॉक। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बुल मार्केट के। अब तक वी वर ओनली यूज्ड टू सी ब्रोकरेज हाउसेस गिविंग अ टारगेट प्राइस, लेकिन मैनेजमेंट का टारगेट प्राइस देना इज समथिंग दैट वी आर नाउ रिपीटेडली सीइंग इन अ लॉट ऑफ कंपनीज। तो ये एक थोड़ी सी वार्निंग जैसी हो सकती है, दैट गिव्स यू एन इंडिकेशन ऑफ वैल्यूएशंस कैसे इस तरह कैसे जनरली है। जब मार्केट एक वीक फेज में होता है तब ऐसी न्यूज पर स्टॉक्स जो होते हैं कंपनी के वो काफी ज्यादा गिरते हैं। बट करंटली ऐसी ऐसी सिचुएशन है जहां पर जो कॉशन है वो थोड़ा सा कम हो गया है मार्केट में ओवरऑल। राजीव बजाज जी ने यहाँ पर कहा है कि जो 12,000 उनको लगता है कि 12,000 रुपीज पर शेयर जो उनका फेयर प्राइस है, दैट इज ऑलमोस्ट 43% हायर देन द करंट मार्केट प्राइस। रिसेंटली उनका जो बायबैक है उसकी टेंडरिंग प्रोसेस करंटली इन प्रोसेस है। एंड 4,000 करोड़ रुपीज का ये बायबैक रहेगा। So Bajaj Auto is looking to buy back 40 lakh shares at ₹10,000 per share। करंट मार्केट प्राइस उससे कम है तो ऑब्वियसली बायबैक को काफी अच्छा रिस्पांस मिलना एक्सपेक्टेड है। जो स्टॉक की अगर हम बात करें बजाज ऑटो के, तो इट हैज मोर देन डबल्ड इन द पास्ट 1 ईयर। एंड द रीजन हैज बीन कि जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है जो इस इंडस्ट्री में देखा है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। एंड डोमेस्टिक बिजनेस जो है कंपनी का वो भी काफी इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ भी ज्यादा ध्यान कंपनी अभी देने लगी है। बायबैक प्लान आने के बाद से ऑलरेडी स्टॉक मार्केट्स ने जो स्टॉक प्राइस है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। स्टॉक ऑलरेडी ₹6,000 पर शेयर से 8,000 चला गया है जब जब से कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है। सो ऑलरेडी काफी अप्रिसिएशन कंपनी के मार्केट कैप में यहाँ पर ऑलरेडी देखा गया है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट IIFL फाइनेंस। तो कुछ एक्सपर्ट्स का अगर हम माने तो गोल्ड लोन मार्केट में थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पर देखा जा सकता है जो हुआ है आरबीआई IIFL फाइनेंस के साथ एज पर दी सर्कुलर बाय आरबीआई। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस देखा जाए, इज व्हाट सम ऑफ द एक्सपर्ट्स आर सेइंग। आरबीआई ने स्टॉप किया है, यू माइट बी अवेयर कि आरबीआई ने IIFL फाइनेंस पर फ्रेश गोल्ड लोन्स डिसबर्स करने पर रोक लगाई है। इस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो भी कल बनाया था, अगर आपने वो देखा नहीं है तो वो जरूर देखिएगा पहले। तो फ्रेश गोल्ड लोन्स देने पर यहाँ पर मनाही की है आरबीआई ने टू IIFL फाइनेंस, जिनका ऑलमोस्ट 1/3 करंट जो टोटल बुक है उनका वो गोल्ड लोन्स का ही है। तो इसके बाद जो एंजाइटी होगी मार्केट में उसी पर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाकी जो गोल्ड लेंडर्स है उनको भी थोड़े कंसर्न्स हो सकते हैं अबाउट द कंप्लायंसेस एंड रेगुलेटरी प्रोसेसेस रिगार्डिंग देयर बुक्स। बिकॉज जब भी एक बड़े प्लेयर को विद इन द गोल्ड मार्केट अगर इस तरह से रेगुलेटरी अथॉरिटी इफ दे पुल अप them and make them comply to all the norms, तो ऐसे में बाकी सारे जो लेंडर्स है उनको भी ध्यान रखना होगा कि वो सारे कंप्लायंसेस एंड रेगुलेटरी प्रोसेसेस जो है वो उनका वो पालन कर रहे हैं। एडिशनली एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो IIFL फाइनेंस के को लेंडिंग के डील्स है वो भी शायद अफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि डीसीबी बैंक विच इज वन ऑफ द को लेंडिंग पार्टनर्स फॉर IIFL, उन्होंने कल एक सर्कुलर के थ्रू ये क्लियर किया कि उनका जो को लेंडिंग का पोर्टफोलियो दैट हैज बीन सेटिस्फैक्ट्री एंड उसका ड्यू डिलिजेंस जो है वो उन्होंने ऑलरेडी किया है। तो कल हमने ऑलरेडी देखा है कि बाकी जो गोल्ड लेंडर्स है उनके स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन देखा गया बिकॉज IIFL फाइनेंस जो इतना एग्रेसिवली अपना गोल्ड पोर्टफोलियो बढ़ा रहा था उनका उनमें अगर डिसबर्समेंट रोका जाए तो उससे बाकी प्लेयर्स को थोड़ा सा फायदा हो सकता है। लेकिन ये बात जरूर देखनी होगी कि बाकी सारे जो प्लेयर्स है वो भी कंप्लायंट है या नहीं। मे बी इवन दे आर एंशियस अबाउट देयर रूल्स एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स राइट नाउ। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज न्यूज। अब हमारे फाइनल सेक्शन पर हम जरूर जाएंगे, दैट इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो यहाँ पर हमें बात आज करनी होगी अबाउट नैस्डैक कंपोजिट। तो नैस्डैक कंपोजिट जो इंडेक्स है दैट मेनली कंप्राइजेस द टेक स्टॉक्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो नैस्डैक कंपोजिट का जो शेयर है इन द वर्ल्ड मार्केट कैप वो अब बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा है। नैस्डैक कंपोजिट नाउ कमांड्स ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी दुनिया के सारे कंपनीज जो इक्विटी मार्केट्स में है उनका जो मार्केट कैप है उसका 1/4 अब सिर्फ नैस्डैक के कंपोजिट कंपनीज का मार्केट कैप जो है वो उसके उसके बराबर है।
इसके अलावा अगर हम नैस्डैक कंपोजिट में टेक कंपनीज फ्रॉम चाइना ऐड करें, इंडिया ऐड करें, एंड यू एंड रिलेटेड बिगर कंपनीज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड करें, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज इन द एंटायर मार्केट कैप ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म 40%। जी हाँ, 40% सिर्फ टेक कंपनीज करंटली फॉर्म कर रही है एज पर द करंट मार्केट कैप। अगर हम नैस्डैक कंपोजिट को भी देखें, नैस्डैक कंपोजिट एज अ परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड मार्केट कैप, तो वो 6% था इन फरवरी 2008, जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उसके बाद जो ड्रॉप हुआ मार्केट कैप में एंड टेक स्टॉक्स में भी, तो तब 6% था सिर्फ नैस्डैक कंपोजिट का शेयर इन द वर्ल्ड मार्केट कैप। वो 15% हो गया बाय द टाइम कोविड केम इन 2020, एंड नाउ इट इज 23%। सच हैज बीन द रैली इन नैस्डैक स्टॉक्स, एंड स्पेसिफिकली अगर आपने एनवीडिया जैसे स्टॉक्स के को फॉलो किया होगा तो आप इसके बारे में जरूर वाकिफ होंगे। तो नैस्डैक कंपोजिट ऑलरेडी 23% हो गया, एंड वर्ल्ड टेक के स्टॉक्स जो है वो ऑलरेडी 40% हो गया ऑफ द टोटल मार्केट कैप ऑफ द वर्ल्ड। नो सेक्टर हैज रीच्ड दिस लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बिफोर। कभी भी किसी भी सेक्टर में इतना ज्यादा शेयर ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स मार्केट कैप अब तक कभी नहीं देखा गया था। जो लास्ट रिकॉर्ड है, जो एक अप्रोक्सीमेशन है ऑफ द पास्ट डेटा, उसके हिसाब से ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर था, जो ब्रॉड एनर्जी सेक्टर जिसे हम कह सकते हैं एट द टाइम, दैट अकाउंटेड फॉर नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इक्विटी मार्केट कैप इन 1980s। तो 1980s में ऑयल एंड गैस का सेक्टर 1/3 था ऑफ द वर्ल्ड्स मार्केट कैप, लेकिन टेक सेक्टर जो है करंटली वो उसके आगे पहुंचकर 40% हो गया है। सच हैज बीन द डिपेंडेंस, सच हैज बीन द रैली इन द टेक स्टॉक्स इन जनरल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस वजह से अभी कंसंट्रेशन द वर्ल्ड मार्केट कैप हैज गॉन सो हेविली टुवर्ड्स टेक स्टॉक्स। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा, एंड शेयर करें विद मैक्सिमम पीपल। हमारे ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।